नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दें। आज हम सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्नों को देखेंगे। हम डेली सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्नों को लेके आ रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सामान्य विज्ञान के बाकी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान हमारा शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और विषय है। ठीक है, ये सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन है ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हायर सेकेंडरी सभी में जनरल साइंस पूछी जा रही है। तो अच्छे अंक को हासिल करने के लिए और अच्छी मेरिट लाने के लिए आप किसी भी विषय को छोड़ नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की ये सीरीज़। पहला है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। वृक्क से हम उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव में सांस वर्णक कौन सा है। सांस वर्णक हीमोग्लोबिन है। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो आप इसे 2-4 बार 10 बार रिपीटेड करते रहिए। एग्ज़ाम क्योंकि आप बहुत ही नज़दीक है और कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करिए। आगे बढ़ते हैं हम। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। जो रुधिर यानी रक्त में जो तरल माध्यम होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट, कौन सी कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्त्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं। वो क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, जो हमारा कहीं भी उंगली वगैरह कट जाती है तो पहले कुछ खून निकलता है, बाद में वो कोशिकाएं जो है थक्का बना लेती हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेटलेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पौधों में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लसिका किसका वहन करती है, तो लसिका से वसा का वहन होता है। ठीक है, वसा का वहन किससे होता है, लसिका से। आगे, पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है, तो जल का वहन। पादप यानी पेड़ में जाइलम किस लिए होता है, तो वो जल को पहुंचाता है हर जगह। ठीक है, तो जल का वहन कौन करता है, जाइलम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। आगे, ज्वेरेलिन क्या है, हार्मोन। ज्वेरेलिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं। जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है हार्मोन्स उसे वृद्धि हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, वृद्धि हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में क्या परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, आकारिक अनुकूलन। ठीक है, भूमि पर तेज दौड़ने के लिए उनके आकार में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आगे, प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाता है, मरु अनुकूलन। ठीक है, जो प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही, आर्द्र मतलब क्या होता है, थोड़ा सा गीला, आर्द्र। ठीक है, नमी जिसको बोलते हैं। आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाता है, मरु अनुकूलन। आगे, कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह किसका मत है, विर्चो का। ठीक है, कोशिका जो है हमारी पुरानी कोशिकाओं से बनती है, यह मत विर्चो का है। नेक्स्ट, कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनी होती है, तो कोशिका किससे मिलकर बनी होती है, इन सभी से। कौन, क्या क्या, जैसे प्लाज्मा झिल्ली से, केंद्रक से, कोशिका द्रव्य से, ये सभी से मिलकर कोशिका बनती है। नेक्स्ट, ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, उन्हें प्रोकैरियोट बोलते हैं। ठीक है, जिनके पास केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उनको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। नेक्स्ट, ऊतक क्या है, तो कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट,
कौन सा ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है? तो पौधों में क्या होता है? स्क्लेरेकाइमा। पौधों में स्क्लेरेकाइमा होता है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट, कोशिकाओं की कौन सी परत का कार्य जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करना होता है? किसका? एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस का काम क्या होता है? जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करना। आगे सुब्रिन क्या है? तो सुब्रिन एक रसायन क्रिया है, ठीक है। आगे, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? ठीक है, जो उनका वर्गीकरण जीवों का किया गया है तो उनकी कोशिका की संरचना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। आगे, किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों का एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो जंतुओं और वनस्पतियों को कैसे हम अलग बांटे हैं? किस आधार पर? तो उनके स्वयं भोजन बनाने की क्षमता। अब स्वयं भोजन कौन बनाता है? जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो स्वयं भोजन बनाते हैं, और बाकी जो जीव जंतु हैं वो पेड़ पौधों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधे हमारे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो जो भोजन स्वयं बनाते हैं वो वनस्पतियों में, और जो एक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, उनको हम अलग रखते हैं। तो इसी आधार पर हम जीवों के समूह को बांटा गया है। नेक्स्ट, कौन से विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं उन्हें मृतजीवी कहा जाता है? किसको? फंजाई अथवा कवक। जो फंजाई मतलब फंगस, और कवक जो होते हैं वो सड़े गले या फिर पदार्थों को नष्ट करने में या मृत जीव को नष्ट करने में उनको खा के उन पर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? मृतजीवी या फंजाई बोलते हैं, या कवक बोलिए, चाहे मृतजीवी बोलिए या फंजाई या कवक, ठीक है। आगे, वायरस से होने वाले सामान्य रोग। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनमें से कोई एक दे देगा कि वायरस से कौन से रोग होते हैं। तो ये सारे रोग होते हैं, देखिए कौन कौन से? इन्फ्लुएंजा, ये वायरस से। डेंगू बुखार तथा एड्स, यह भी वायरस से होता है। खांसी जुकाम भी वायरस से होता है, ठीक है। तो कौन कौन से रोग? इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार या एड्स, खांसी जुकाम, ये सभी रोग वायरस से होते हैं। आगे है बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए वायरस और बैक्टीरिया में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। बैक्टीरिया से हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, टाइफाइड बुखार, ये सब किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। इनको कॉपी में अलग नोट कर लीजिए, ठीक है। वायरस से और बैक्टीरिया के कौन कौन से रोग हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजिनिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन्स कौन सा है? ग्लूकॉन, ठीक है। जो ग्लूकोज को उसको हजम करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कौन सा हार्मोन्स होना चाहिए? हमारे पास ग्लूकॉन हार्मोन्स होना चाहिए, ठीक है। आगे, संकटकालीन हार्मोन कौन सा है? ये एड्रेनलिन हार्मोन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संकटकालीन हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो एड्रेनलिन हार्मोन्स को संकटकालीन हार्मोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्वाइटर रोग किस खनिज तत्व में से संबंधित है? तो आयोडीन। आयोडीन से ग्वाइटर रोग संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? कर्ण। कर्ण मतलब कान, ठीक है। जो शारीरिक संतुलन बनाने में सबसे संवेदी अंग कान है हमारे। नेक्स्ट, शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट, मेंडल मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे? दर्शन शास्त्र के, ठीक है। वो दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ थे। कौन? मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया है ना। आगे, मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में किस सन में प्रकाशित किया? जो उन्होंने प्रयोग किया, मेंडल ने किस पे प्रयोग किया? मटर पे किया ना। तो इन्होंने जो ये बुक है कौन सी? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में किस वर्ष प्रकाशित किया? 1866 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से मेंडल की कार्यों की पुनः खोज किसने की? पहले मेंडल ने किया, फिर उन्होंने जो किया उस पर दोबारा प्रैक्टिस किसने किया? तो हंगो डेविस और कोरेंस सरमेक ने की। हंगो डेविस, कोरेंस सरमेक ने की। नेक्स्ट, जब दो शुद्ध विपरीत गुणों वाले पौधों को संकरित कराया जाता है, ठीक है, उनके गुण विपरीत हैं और वो शुद्ध हैं, तो प्रथम पीढ़ी निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा? तो ये प्रभावी लक्षण, ठीक है, मतलब जब दो पौधों में आपस में संकरित करवाया जाता है, जैसे आम और नीम दोनों को मिला करके एक में उसमें बांध करके टेप से लगा करके जब दोनों को संकरित करवाया जाएगा तो कौन सा पौधा बनेगा? तो इसमें आंसर है प्रभावी लक्षण, जिसका लक्षण प्रभावी होगा, ठीक है, वो चाहे आम बने या नीम, जिसका लक्षण प्रभावी होगा वही वो पौधा बनेगा। नेक्स्ट, जीवन के उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? आई आप्रिन ने जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत AI आप्रिन ने दिया था। AI आप्रिन ने, ठीक है। नेक्स्ट, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने, ठीक है। उपार्जित लक्षण जानते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जो गुण मैंने हासिल किया तो वो अगली पीढ़ी में भी हो जाएगा। जैसे अब कोई बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है तो लैमार्क का कहना था कि उनके जो आने वाली पीढ़ी है वह भी पढ़ी लिखी विद्वान होगी। इन्होंने उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया। किस आधार पर? जैसे जिराफ है, पहले जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी, लेकिन क्या होता है, जिराफ घास खाने के लिए या पेड़ ऊंचे ऊंचे थे तो वो प्रैक्टिस करते करते क्या हुआ, वो गर्दन को आगे बढ़ाते गए जिससे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। तो उनकी जो आने वाली संतानें हुई वो ऑलरेडी लंबी गर्दन वाली पैदा हुई। तो इस आधार पर लैमार्क ने यह सिद्धांत दिया कि उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया, ठीक है। यानी जो भी गुण हमने अपने इस जीवन में प्राप्त किया है वो हमारी संतानों में जरूर मिलेगा। लेकिन ये झूठ है, लेकिन उन्होंने जिराफ का उदाहरण लेकर ये वो दिया। नेक्स्ट है, जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन। ये तो उसमें CDP में भी पूछा गया है ना, जनन द्रव्य का सिद्धांत बीजमैन, ठीक है। जनन मतलब पैदा होना। पैदा कैसे होता है? जब हम बीज डालते हैं। इस ट्रिक से आप इसको याद करिए, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। आगे, ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय में होता है? किसमें? कॉस्मोलॉजी में। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी में होता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जीवन का सर्वप्रथम उद्भव किसमें हुआ? समुद्र में, ठीक है। वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जीवन का सर्वप्रथम उद्भव समुद्र में हुआ, ठीक है। मानव में लगभग कितने अवशेषी अंग होते हैं? 100, ठीक है, अवशेषी अंग 100 होते हैं। नेक्स्ट, मृत जीवों के चट्टानों में बदल जाने की क्रिया क्या कहलाती है? पेट्रीफैक्शन। जो मृत जीव, कोई भी जीव हो सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ, जीव जंतु जो मर जाते हैं समुद्र के नीचे दब के, तो इनके जो क्रिया बदलती है इनको क्या बोलते हैं हम? पेट्रीफैक्शन। चट्टान में परिवर्तित हो जाती है ना। आगे, अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है? लैमार्कवाद, ठीक है। लैमार्कवाद अभी पढ़ा है ना कि ऊपर मानते थे कि अगर हम जिस अंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो उसका प्रभावी रूप हमारे आने वाली पीढ़ी में भी रहता है। तो अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है? ये लैमार्कवाद की है। नेक्स्ट, संवहनी पौधों में कार्क क्या है? ये सुरक्षात्मक ऊतक है। संवहनी पौधों में कार्क क्या है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, दूसरी जाइलम वाहिनिकाएं कैसी होती हैं? दूसरी जाइलम की वाहिनिकाएं चौड़ी व छोटी होती हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक है? कंकालीय पेशी ऐच्छिक है। आगे, अस्थि उपास्थि टंडन एवं रुधिर क्या है? संयोजी ऊतक, ठीक है। अस्थि उपास्थि टंडन एवं रुधिर क्या है? संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, रेखित पेशियां कैसी होती हैं? ऐच्छिक, ठीक है। भुजाओं व पादों में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? कंकालीय पेशी, ठीक है। और कंकालीय पेशी कैसे होती है? मैंने पढ़ा ना, ऐच्छिक, ठीक है। और भुजाओं
और एवं पादों में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? भुजा मतलब क्या, हाथ और पैर में पाई जाने वाली पेशी कंकाली पेशी होती है। पेशी ऊतक का विकास होता है भ्रूण की मेसोडर्म में, ठीक है। पेशी ऊतक का विकास भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। नेक्स्ट, पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? सार्कोमियर। आगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनेप्स क्या है? तो दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र सिनेप्स कहलाता है। दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र सिनेप्स कहलाता है। ये 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें।